नमस्कार दोस्तों, ये मेडिकल सोशल वर्कर का जो ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हुआ था एम्स पटना का, तो उसके लिए मैंने ये कुछ टॉपिक जो नोट किए हैं उसी के टॉपिक्स हैं। चूँकि उन्होंने टोटल 100 क्वेश्चन पूछे थे और उन 100 क्वेश्चंस को 10 अलग-अलग सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन करके पूछा था। यानी 10 टॉपिक और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, और उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग था जिसको मैंने दिया था, और वो ग्रेड 1 का वैकेंसी था। ग्रेड 1 में लेवल 7 की पे होती है। वो उसमें जो पे ग्रेड होता है वो 4600 पे ग्रेड होता है। और ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आती है वो लेवल 6 की होती है यूजुअली, और उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वो भी डिज़ायरेबल में होता है, एसेंशियल में नहीं होता है। इसमें 5 ईयर्स 200 बेड का एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा था। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, चूँकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, और एक आइडिया अगर लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा तो वो थोड़ा-सा हेल्पफुल हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो चीज़ें। तो दोस्तों ये है बेसिकली। और ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो ग्रेड 1 है उसकी पे ज़्यादा होती है, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ग्रेड 2 में एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, डिज़ायरेबल में होता है, और उसमें 4200 पे ग्रेड होता है। तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये जो पेपर मैंने दिया था, ग्रेड 1 का दिया था, इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मतलब शॉर्टलिस्ट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस, इनएडिक्वेट एक्सपीरियंस बता के उन्होंने अभी कुछ रिज़ल्ट तो जारी नहीं किया है फाइनल, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पहला टॉपिक है वो है HIV एंड एड्स का। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आए हुए थे। यानी जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये कैसे होता है, कैसे फैलता है, कौन ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, किस में ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे हो सकते हैं, आप सभी को पता है। तो ये इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आए हुए थे। और उसके बाद में इसमें जो रोल है सोशल वर्कर का, उसका क्या रोल हो सकता है HIV और एड्स वाले पेशेंट को कैटर करने में, उसमें प्रिवेंशन में सोशल वर्कर का क्या रोल हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद में काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे लगभग 10। यानी काउंसलिंग के जो प्रिंसिपल हैं, काउंसलिंग के जो मेथड्स हैं, और काउंसलिंग में क्या आपका रोल है, क्या रोल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, एक क्लाइंट का क्या रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होता है, आप कैसे उसके साथ रैपो बिल्ड करोगे, रैपो बिल्डिंग करने में आपका जो टोन होगा, आपकी जो भाषा शैली होगी वो कैसी होगी, ये यानी टोटल जो है कह सकते हैं कि काउंसलिंग की मेथड, प्रिंसिपल और एटिकेट्स, सारी चीज़ें इसमें 10 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूछी गई थी। वो चाहे 4 ऑप्शन का देके या ऑप्शन का मिलान करके। उसके बाद में सोशल वर्क एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। जैसे अभी सपोज़ करो ये जो हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया, तो एक एक जगह फ्लड आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है। ग्रीफ़ में होते हैं लोग, उस ग्रीफ़ को कैसे आप मैनेज करोगे? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ग्रीफ़ मैनेजमेंट में, या ग्रीफ़ की जो स्टेप्स होती हैं, डापडा, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस करके होता है जो। तो वो उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया था डापडा को लेके। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है। यानी इसमें आया था 10 क्वेश्चन, जिसमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोरिलेट कराया हुआ था, और ह्यूमन राइट से भी कोरिलेट कराया हुआ था। इस बार आपने देखा ही है 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम भी इस बार था मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर जो एजेंसीज़ हैं एंड डेवलपमेंट सर्विसेज को लेके क्वेश्चन थे। जो जितने भी NGO हैं या जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उसमें क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें HR का क्या रोल होता है, इससे रिलेटेड। रिसर्च इन सोशल वर्क में रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, सोशल वर्क में किस रिसर्च मेथडोलॉजी को यूजुअली फॉलो किया जाता है, उसका क्या रोल होता है सोशल वर्क में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और उसके बाद में सोशल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट्स,
जो इनिशियल स्टेज में या कह सकते हैं हमारे हिस्ट्री में जो सोशल मूवमेंट्स रहे हैं, चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने किया हो विधवा पुनर्विवाह के लिए किया हो, या बाल विवाह को रोकने के लिए जो नियम कानून बनाए गए, या और भी जो बहुत ही मास लेवल पे मूवमेंट्स हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सोशल एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ह्यूमन बिहेवियर टोटली ये साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी की पार्ट है उससे आता है, और इसमें यूजुअली इमोशन, एटीट्यूड और उसके अलावा बिहेवियर में नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर, और उसके अलावा जो जितने भी ये चाहे वो सिगमंड फ्रायड हो, एरिक एरिक्सन हो, जीन पियाजे हों, इन लोगों के जो पर्सनालिटी की थियरी थी और इन सब के और भी जो थियरीज़ हैं उनसे क्वेश्चन आए हुए थे। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स, जो सोशोलॉजी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सोशल वर्क में पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी और सोशल वर्क दोनों बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इवन देखा जाए तो सोशल वर्क का जो जड़ है वो सोशोलॉजी है, तो वो कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन था। और कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स मतलब जो करंट में जो प्रॉब्लम इशूज़ या कह सकते हैं कि समस्याएं चल रही हैं, जो सोशियोजेनेसिस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि उसमें आपका क्या रोल होगा और आप कैसे जो है उस चीज़ को कैटर करेंगे, उसमें क्या समाधान कैसे ढूंढा जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट था वो नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क था, कि सोशल वर्क का करंट में क्या यूज़ है। एक सोशल वर्कर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर कैसे सोसाइटी में डेवलपमेंटल जो जितने भी कह सकते हैं आप सर्विसेज हैं उनमें कैसे हेल्प करता है। और इस जो आपने एक देखा होगा जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए देते हैं पेपर नेचर एंड डेवलपमेंट में, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए थे, डायरेक्ट आए थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पढ़ें कहाँ से। ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट से टोटल ये आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें, और ये 10 के 10 यूनिट आपको ऑलमोस्ट सारा अरिहंत का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का तैयारी के लिए है बुक, उसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा आप आर गुप्ता का जो किताब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उससे भी कर सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल में भी दिया रहता है, तो आप पढ़ते रहिए। और इसके अलावा जो ईएसआईसी का आया हुआ है उस पर भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ा जाए, क्या आएगा, तो मैं एक वीडियो में उसको भी कवर करूँगा। इससे संबंधित अगर किसी को कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप जुड़ के आप पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ा फेकम फाकी करते हैं, तो उनसे आप बचिए। उनके वीडियोस को आप उतना ही देखिए जो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए काम आए। बहुत फेकम फाकी मतलब ठीक से नाम भी नहीं ले पाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसको पढ़ाने का दावा करते हैं। कोई 11 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, और कोई अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बता रहा है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ज्ञानी नहीं है, बट आप अपना गुरु जो है वो बहुत ही जान समझ के कीजिए। एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो उन लोगों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा आप किताब को ज़्यादा पढ़ो। आप मेरे भी वीडियोस बहुत काम से देखो, जो जिसमें मैं ठीक बात बता रहा हूँ वही देखो। अगर आपको नहीं ठीक लगता आप स्किप कर जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है किसी को देखने के लिए। आप अपना टाइम मत ख़राब करो, 2 टाइम स्पीड में देख लो। अगर आपको लगता है कि ये गड़बड़ चीज़ है तो थोड़ा जल्दी स्किप करके देख लो। बट आप ये जैसे 10 टॉपिक बताया, तो इसको आप यूट्यूब पे सब कुछ ढूंढने की कोशिश मत करो, आप किताबों में देखो। किताबों में जो मिलेगा वो आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ पाओगे, यानी टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश ज़्यादा करो रदर देन यूट्यूब वीडियोज़ या अदर वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।